नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी के 8वें पाठ के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ के शब्दार्थ और पठन आपको इससे पहले वीडियो में कराया जा चुका है। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में पाठ के आखिर में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको। तो चलिए प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे पाठ के। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। ये जो कहानी है आपकी ये है 2155 की, मतलब आज से 100 साल के बाद, 130 साल बाद इनफैक्ट। और कहा गया कि सदियों पहले, मतलब 100 साल पहले की किताब है ये। तो कहने का मतलब है ये आज ही के ज़माने में छपी होगी। फ्यूचर की जो बात की गई है तब बच्चों को पता ही नहीं है कि किताब कुछ होती भी थी, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ उनकी कंप्यूटर स्क्रीन है, सब चीज़ें उसी पर रहती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह आज के ज़माने में छपी हुई होगी। दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता है आज के टाइम में? क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि बहुत किताबें आप पढ़ते हैं, एक किताब फिर वो बेकार हो जाती है, उसे फेंक देते हैं? ऐसा नहीं है, एक किताब अनेक बार पढ़ी जाती है, कई लोग उससे पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दूसरी कक्षा की किताब आपने पढ़ी, आपका कोई छोटा भाई बहन है अगर, वो भी उससे पढ़ेगा, या फिर आप किसी को कई बार दे देते हैं, है ना, या फिर बेच देते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं, कई बार वहाँ से बच्चे खरीद लेते हैं। सेकेंड हैंड बुक्स भी मिलती है। तो एक किताब बस एक ही बार पढ़ी जाती है ऐसा नहीं है, कई किताबें तो ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कई आप धार्मिक ग्रंथ भी देखते हैं, पुस्तकालय में कुछ बुक्स रखी होती है जिनको पता नहीं हज़ारों लोग पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है जो कि उसको लगता है कि किताबें बेकार हो जाती थी। तीसरा प्रश्न है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? तो हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। आपको कहीं जाना है, मान लीजिए ट्रेन में आप जा रहे हैं, आप अपने साथ बुक्स लेके जा सकते हैं, और थोड़ा जब तक हाथ में फील नहीं आता ना पेपर का, आप कोई भी पेज आसानी से खोल सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर किताब है उनका अपना फ़ायदा, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन उतनी सहूलियत नहीं होती उससे पढ़ने में जितनी कि एक किताब जो छपी हुई है उसको पढ़ने में होती है। बाकी अगर आपका व्यू पॉइंट अलग है, क्योंकि टॉपिक का नाम है आपकी बात, ये आपके लिए प्रश्न है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं। आप जानते हैं पेपर का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है काई लुन। ओके, इन्होंने किया था 202 ईस्वी पूर्व में। उससे पहले भी किताबें छपी हुई है। तो आप बताइए कि जब किताबें कैसे छपती थी और क्या उनमें परेशानियां या मुश्किलें, या आसान होता था किताबों को छापना? तो कागज़ से पहले की जो छपाई होती थी वो लकड़ी पर, जो छाल होती है लकड़ी की उसके ऊपर लिखी जाती थी, पत्तों पर, पत्थर पर भी उकेरी जाती थी, लिखी जाती थी चीज़ें, और ताम्रपत्र, तांबे का जो पत्ता होता है उसको पतला करके उसके ऊपर लिखी जाती थी, जिन पर लिखने में कड़ी मेहनत लगती होगी। बिल्कुल, आपको आप देखिए लकड़ी के ऊपर लिखना पड़ जाए, पत्थर के ऊपर कुरेद के लिखना पड़ जाए तो कितनी मेहनत से लिखा जाता होगा। तब छपाई की मशीनें भी नहीं थी, अतः किताबें हाथों से ही लिखी जाती थी। जैसे आजकल एक साथ बहुत सारी किताबें छप जाती है, बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें छपती हैं किताबें, तब ऐसा नहीं था, हाथों से ही आपको लिखना पड़ता था। तो ये कुछ परेशानियाँ थी, एक तो इतने हार्ड सरफेस, इतने कठोर उस पर लिखने में, और दूसरा हाथ से लिखने में। अगला प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाई में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? ऑब्वियसली जो मशीन है, देखिए दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जो मशीन है आपकी उसको डेफिनेटली बहुत नॉलेज होगी, बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही मशीन से आप पढ़ सकते हैं। टीचर में ऐसा नहीं होता, हर एक सब्जेक्ट के आपके अलग टीचर हैं, लेकिन मशीन के पास स्पेसिफिक नॉलेज है जो आपने उसमें फीड की है, जो उसको बताया गया है वो सिर्फ तोते की तरह रट के आपको बता देगी। आपको कितना समझ आया है, आ रहा है, आपका लेवल क्या है, हर एक बच्चे के समझने का अलग तरीका होता है, जो कि ह्यूमन नेचर को कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को टीचर ही समझ सकता है।
कि कौन बच्चा किस तरीके से समझता है, कैसे क्लास को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मशीन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको तो जो बताया गया वो उतनी ही नॉलेज देगी आपको। अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो भी वैसा ही होगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कितनी बार भी इसको देखेंगे ये बिल्कुल एक जैसी आपको लगेगी। लेकिन टीचर को से अगर आप दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको समझ नहीं आया, तो आपको किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली अध्यापक की मदद से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि फिर से मैं वही कहूँगी, आपके विचार अलग भी हो सकते हैं। हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं। आप उनसे किताब के बाहर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मशीन केवल उतना ही बताएगी जितना उसमें फीड किया गया है, या फिर जितना उसमें भरी गई हैं चीज़ें, जितना उसे बताया गया है, जैसा उसका सॉफ्टवेयर है वही आपको बता सकेगी। ठीक है। और कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है जो टीचर के साथ नहीं होगा ऑब्वियसली। मशीन में हमने देखा था कि भूगोल का जो स्लाइड थी वो कुछ उसमें गड़बड़ हो गई थी, वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, जिसकी वजह से कुम्मी को समझ नहीं आ रहा था। टीचर में ऐसी कोई नहीं है कि कोई पुर्जा ख़राब हो गया उनका और अब वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग से पढ़ना एक ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, वे दिन भी क्या दिन थे। ये प्रश्न हमने पाँचों कर लिए हैं। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी होगी। कई बार आपके दादा दादी कहते होंगे, अरे पुराने दिन कितने अच्छे थे, वो दिन भी क्या दिन थे, ऐसे होता था, इतनी शुद्ध हवा थी, इतने रुपए में ये आ जाता था, है ना। पुराने दिनों को हमेशा कंपेयर करते हैं। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। आजकल ये आप बहुत बच्चे कहते भी हैं कि आज से लगभग 1 साल पहले कितने अच्छे दिन थे, जब कोरोना नहीं था, हम स्कूल जाते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे, मार्केट चले जाते थे, पार्टी में जाते थे, शादियों में जाते थे। आजकल सब बंद हो गया, घर में रहिए, क्वारंटीन रहिए। बाकी लोग तो फिर भी समझते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर अगर आप इसका देंगे तो टीचर को भी लगेगा कि शायद आपने खुद से लिखा है, क्योंकि आप ही के लिए प्रश्न है। और बिल्कुल डेफिनेटली ये उत्तर भी अच्छा रहेगा। आप लिख सकते हैं कि बात 1 साल पहले की है, जब हम विद्यालय जाया करते थे, क्योंकि आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, घर पे हो रही है, लेकिन एक टाइम था जब आप स्कूल जाते थे सुबह तैयार होके, तब बाहर कोरोना जैसी बीमारी का कोई डर नहीं था। आजकल बाहर निकलने में भी डर लगता है, तब ऐसा नहीं था। वो दिन भी क्या दिन थे, दोस्तों से मिलना, साथ खेलना, खाना, एक दूसरे के घर जाना, ये सभी एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन अब ऐसा है कि इन सब से डर लगता है। अगला प्रश्न है आपका, 1967 में 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूलों की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। देखिए, ये जो कहानी है आपकी, ये 1967 में लिखी गई है और ये 200 साल बाद की बात बता रही है, यानी कि 2155 की, कि शायद उस टाइम टीचर नहीं होंगे, मशीनों से पढ़ाया जाएगा। और इतने साल पहले किसी ने जो सोचा था वो आज देखिए हो भी रहा है। बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ा अभी भी टीचर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप मशीन से पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे आगे हो सकता है ये भी हो जाए कि सॉफ्टवेयर्स हों ऐसे टीचरों के भी, कि वही आपको पढ़ाए। अब आप सोचकर बताइए कि आज से बहुत सालों बाद, आज से 100 साल के बाद पेन क्या हो, पेन कैसे होंगे, पेन में भी कोई डेवलपमेंट होगी, घड़ी कैसी होगी, मोबाइल फ़ोन कैसे होंगे, टेलीविज़न कैसे होंगे, या कोई और चीज़ तुम सोचना चाहो कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें, हो सकता है कि आज से 100 साल बाद ऐसा हो, जैसे आप आजकल मोबाइल से वीडियो कॉल कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई यंत्र बनेगा कि आप इतने दूर बैठे लोग एक दूसरे को बिल्कुल एज इट इज़ आमने सामने देख पाएंगे। लेकिन आज ऐसा हुआ है, तो 100 साल बाद हो सकता है कि मोबाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप चीज़ों को मोबाइल के थ्रू भेज सकें। आपकी मौसी है, मान लीजिए दिल्ली में रहती है, आप मुंबई में रहते हैं, आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आप मौसी को भेजना चाहते हैं, मोबाइल से ही के थ्रू ही वो उनके पास चला जाए। तो ऐसा कुछ भी आप सोच सकते हैं, आपकी सोच के ऊपर है ये। अब हो ना हो वो हमें नहीं सोचना है, हमें बस ये सोचना है कि क्या हो सकता है। आज विज्ञान की तरक्की से समाज में और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है जीवन में सुविधाएं और बढ़ जाए। जैसे पेन में क्या तरक्की हो सकती है आने वाले समय में, हो सकता है लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, पेन अपने आप ही हमारे सोच के अनुसार लिखने लगे। आप सोच रहे हैं जो भी, मान लीजिए आप क्वेश्चन का आंसर सोच रहे हैं,
पेन अपने आप उठे और जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वो लिखना शुरू कर दें। तो हो सकता है पेन में ये तरक्की हो। घड़ियों में क्या तरक्की हो सकती है? घड़ियाँ हो सकता है भविष्य में स्वयं समय बोलकर बताए आपका ये अच्छा टाइम क्या हुआ है। वैसे ये हो चुका है मोबाइल में, लेकिन घड़ियों में अब तक नहीं हुआ है। तो घड़ी लगी हुई है, वो अपने आप बताए कि अभी 4:15 हुए हैं, ऐसा कुछ। मोबाइल या टेलीफोन में क्या तरक्की हो सकती है? टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फ़ोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में शायद मोबाइल फ़ोन द्वारा हम किसी को कुछ सामान भी भेज सकें, ये तरक्की हो सकती है। टेलीविज़न में क्या तरक्की हो सकती है? टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल और घर की सुरक्षा जैसे प्रणाली आदि का काम करने लगे। घर की जो सिक्योरिटी है वो टीवी से होने लगे, होती भी है, सीसीटीवी कैमरास जो लगे होते हैं। और कोई क्या तरक्की हो सकती है इसके अलावा? हो सकता है घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, घर के सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा का काम से कार्य करें। सूरज की जो रोशनी है उससे लेके आपका टीवी चले, मोबाइल चार्ज हो एंड एवरीथिंग। ये कुछ और तरक्कियां हो सकती हैं। आप इनमें चाहे तो अपनी सोच के अनुसार कुछ और भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी, अब इनका कितना दाम है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो जब वो छोटे थे तो इनकी क्या कीमत थी, या फिर दादा दादी से पूछ सकते हो कि 20 साल पहले क्या कीमत थी। आलू आलू आजकल देखिए 10 रुपये किलो है मान लीजिए, 20 साल पहले लगभग 2 रुपये किलो होंगे। लड्डू आजकल अगर 150 रुपये किलो है, 20 साल पहले आप पूछेंगे तो 10 या 15 रुपये किलो होंगे। शक्कर मान लीजिए आजकल 40 रुपये किलो है, तब मुश्किल से 5 रुपये किलो रही होगी। ये पहला वाला है, ये आज वाला है। दाल दाल आजकल अगर 80 रुपये किलो है तो तब मुश्किल से 15 रुपये किलो रही होगी। चीज़ें बहुत सस्ती थी उस टाइम पर। चावल अगर आज 25 रुपये किलो है, मान लीजिए 50 रुपये किलो है, तो उस टाइम पर वो चावल मुश्किल से 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो रहे होंगे। दूध आजकल 40 या 50 रुपये किलो है, तो उस टाइम पर दूध 10 रुपये किलो रहा होगा, आज से 20 साल पहले की बात। ये थोड़े से वैसे ही आंसर है, बाकी एग्जैक्ट आंसर आप अपने बड़ों से पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर का क्या काम हम करते हैं? फिल्म देखते हैं, उसमें फिल्म देखने में, गेम खेलने में, उसके अलावा पढ़ने में आजकल तो ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने में ऑनलाइन क्लासेस आपकी होती है, कंप्यूटर के ऊपर आप पढ़ते होंगे। इसके अलावा न्यूज़ सुनने में, समाचार सुनने में, कोई टॉपिक ढूंढने में, कुछ विषय की खोज करने में। आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पर बोल देंगे, वो आपके सामने आ जाएगा एकदम, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। सार्वजनिक कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है? आपने देखा होगा टिकट बुक कराने में। अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वहाँ पर देखा होगा आपने, कंप्यूटर रखा रहता है, उसी से ही टिकट बुक होते हैं, टिकट्स। आपके स्कूल की फ़ीस जमा कराने में, केवी में तो फ़ीस ऑनलाइन ही जमा होती है ई पोर्टल से, तो उसमें भी कंप्यूटर यूज़ होता है। टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जैसे मैं ही अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने में इस्तेमाल होता है ये। बिजनेस करने में, व्यापार करने में, चीज़ों को बेचने में, इन सब के लिए। तो ये कुछ सार्वजनिक इस्तेमाल है कंप्यूटर के, ये कुछ आप जो करते हैं इस्तेमाल। जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग होते हैं। बॉक्स में कुछ ऐसे ही साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। ठीक है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आप जानकारी के लिए करते हैं, किन किन चीज़ों को आप अपनी भावनाएं बताने के लिए करते हैं? संदेश मतलब मैसेज। आप मैसेज किसी को भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या फिर किसी और उस पर, तो ये किस लिए होता है? ये भावनाएं बताने के लिए होता है, जानकारी देने के लिए भी होता है। एक्चुअली दोनों में आएगा। कोई जानकारी आपको देनी है, देखिए कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है या फिर कल से लॉकडाउन खुल रहा है, जो भी है, तो उसकी जानकारी भी आपको संदेश से, मैसेज से मिल जाती है। तो ये आप जानकारी में भी लिख सकते हैं ये वाला टॉपिक, और भावनाओं दोनों में लिख सकते हैं।
अभिनय, एक्टिंग जब आप करते हैं तो आप अपनी भावनाएं बताते हैं। रेडियो जब आप सुनते हैं तो आप जानकारी हासिल करते हैं, वहाँ पर तो आप अपनी भावनाएं नहीं बता सकते ना। नृत्य के हाव भाव से आप अपनी भावनाएं बताते हैं। फ़ोन पर आप अपनी भावनाएं बताते हैं अपने रिलेटिव्स को। विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो आपको जानकारी देते हैं कि देखो ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसे खरीद लो। नोटिस जब लगता है आपके स्कूल में तो वो आपको जानकारी देता है। संकेत भाषा, जब कोई साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है तो वो अपनी भावनाएं बताता है साइन लैंग्वेज के थ्रू। चित्र जब आप बनाते हैं तो चित्र एक्चुअली जानकारी भी देते हैं कुछ, लेकिन ये मेनली भावनाएं स्पष्ट करने के लिए होते हैं। भावनाएं, जैसे आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे जो आपके मन में आएगा, बनाएंगे। मोबाइल से आप भावनाएं स्पष्ट करते हैं और जानकारी भी लेते हैं। टीवी सिर्फ जानकारी के लिए, वहाँ आप दुखी है, सुखी है, खुश है वो नहीं बता सकते, अपने कोई बात टीवी को नहीं कह सकते। मोबाइल में जो संदेश आते हैं वो भावनाएं भी बताते हैं और जानकारी भी देते हैं। फैक्स जो आता है वो सिर्फ जानकारी देता है। इंटरनेट आपको जानकारी देता है। तार लेटर जो आता है वो भावनाएं बताता है। जो दूसरा पर्सनल इश्तिहार जो लगे रहते हैं दीवारों के ऊपर वो आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनमें से भाव बताने के लिए है। भाव बताना मतलब जहाँ पर आप अपनी बात कह सके, दूसरों तक पहुँचा सके, और जानकारी जिससे आपको कुछ जानने को मिलता है। ऊपर दी गई चीज़ें एक तरफा हो सकती है या दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है उनमें ये निशान लगाना है आपको, एरो। एक ही तरफ हो रहा है, जिनमें दो तरफा होता है उनमें दोनों साइड आपको एरो लगाना है। चलिए देखते हैं। रेडियो, संदेश से दोनों तरफा होता है, आप भी संदेश भेज सकते हैं, वो भी। अभिनय, एक्टिंग से सिर्फ वो आपको बता रहे हैं। आप कहीं पर गए, कोई मूवी देखने गए मान लीजिए, तो मूवी स्टार आपको सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं, आप तो उधर कुछ नहीं कह रहे हैं या फिर ना वो आपकी बात सुन रहे हैं। तो अभिनय में सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, रेडियो में भी वन साइड, सिर्फ वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। नृत्य में भी वन साइडेड होता है, फ़ोन पर दोनों डबल साइडेड होता है। विज्ञापन में एक साइडेड, विज्ञापन बोलते हैं ऐड को। ऐड चाहे आपके न्यूज़पेपर में आते हो, टीवी में आप ऐड देखते हैं, या फिर व्हाट्सएप की वीडियो में जो ऐड आते हैं वो सिर्फ आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ऐसे है, आप उनको कुछ नहीं बताते। तो ये वन वे हुआ। नोटिस भी वन वे है। संकेत भाषा टू वे है, आप भी यूज़ करते हैं, दूसरा पर्सन भी, दोनों तरफ से बात जाती है। चित्र वन वे है, वो सिर्फ आपको जानकारी देते हैं। मोबाइल दोनों तरफ से होता है। टीवी वन वे है, मोबाइल संदेश दोनों तरफ से कम्युनिकेशन के लिए है। फैक्स आप भी भेज सकते हैं, वो भी। इंटरनेट वैसे तो वन वे है क्योंकि वो आपको जानकारी देता है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू आप बात कर सकते हैं दूसरों से, तो ये टू वे माना जाएगा। तार लेटर जो आता है वन वे है, किसी ने आपको भेजा, हालांकि आप बाद में तार लिख सकते हैं, तो ये टू वे माना जाएगा। इश्तिहार जो है ये सिर्फ वन वे, आप इश्तिहार को कुछ नहीं कह सकते, इश्तिहार छापने वाले को। ठीक, तो ये वन वे या टू वे कम्युनिकेशन के साधन है आपके। अगला प्रश्न है तुम्हारी डायरी। ये आपके लिए है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक होता है कई बच्चों का। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई बार लोग लॉक लगा के रखते हैं अपनी डायरी पर, क्योंकि उसमें आपकी कोई पर्सनल चीज़ें, आप चाहते हैं दूसरों को पढ़वा सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसे ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो, उसका अंश कक्षा में सुनाओ, अपनी डायरी बनाओ और उसमें अपनी बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब तुम्हें कल्पना करनी है, सोचो, दोस्तों के साथ बैठकर बात करके अंदाज़ा लगाओ 50 साल बाद इनमें क्या बदलाव आएगा। फिल्मों में क्या बदलाव होगा 50 साल के बाद, गाँव की हालत में क्या चेंज होगा। तुम्हारी परिचित कोई नदी है, तुम्हें क्या लगता है 50 साल बाद उस नदी के क्या हाल होंगे, और स्कूल में क्या चेंजेस होंगे। फिल्में मुझे लगता है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएगी, फिल्म बनाना आसान हो जाएगा और सोच के अनुरूप फिल्में बनाई जा सकेगी। जैसा आप सोचते हैं, मान लीजिए एक हीरो 10वीं मंजिल से जंप कर रहा है, वो तो खैर आजकल भी पॉसिबल है, लेकिन और ज़्यादा VFX इफेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। एनिमेटेड जो मूवीज़ हैं उनमें बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, वो बिल्कुल रियल लगा करेंगी। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि फिल्म में 50 साल बाद ये इम्प्रूव होंगे फिल्मों में, वो आप यहाँ लिखेंगे। गांव बहुत एडवांस हो जाएंगे, हो भी रहे हैं आजकल, तो गांव भी शहरों की तुलना में आधुनिक होंगे, एडवांस्ड होंगे। यहाँ पर अति आधुनिक संचार के माध्यम पहुँच जाएंगे, इंटरनेट, टीवी, जो है आपके मोबाइल, ये सभी चीज़ें गांव तक इंटरनेट पहुँच चुका है। इनफैक्ट हर गांव का अपना बड़ा विद्यालय होगा हर गांव में, जो अभी नहीं है, लेकिन लगता है कि 50 साल बाद डेवलप होंगे तो ये भी हो जाएगा। हर गाँव शिक्षित होगा, जो बहुत ज़रूरी भी है, और खेती करने के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होंगे।
ट्रैक्टर वगैरह सभी घर में होंगे, उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा। नदी के तो हाल बेहाल होने वाले हैं 50 साल बाद। आप जानते हैं कि भारत में जल प्रदूषण कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा, या फिर हो सकता है वो नदी ख़त्म ही हो जाए और वहाँ पर इमारतें बन जाए, सूख जाए नदी, क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। स्कूल में क्या चेंजेस आपको लगते हैं 50 साल बाद होंगे? स्कूल में ब्लैक बोर्ड चौक की जगह क्या होगा? बड़े बड़े पर्दों, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। टीचर्स नीचे अपनी कॉपी में लिखेंगे और पेन से, ई पेन जो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, और उनसे ऊपर आपको वो स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। आपको कोई और चेंज अगर लगता है आप वो भी लिख सकते हैं इनमें। था, है, होगा। असीमोव की कहानी 2115 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में बता है। ये कहानी फ्यूचर के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? तो कहानी ये बाद में लिखी गई है, लेकिन कहानी में पुराने टाइम की बात हो रही है, पुराने समय की, इसीलिए थे का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि कहानी में पुराने, सदियों पुराने समय की बात हो रही है, इसीलिए। अब आपके लिए प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। जब मुझे डर लगता था, जब मैं छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। जब मैं छोटा था मुझे किस चीज़ से डर लगता था? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, या फिर छिपकली से बहुत डर लगता था, ऐसा आप कोई वर्णन करेंगे। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। मैं मतलब अपने बारे में, आपका स्वभाव कैसा है, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, सोचकर लिखना है। आप खुद को अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। तो मैं सीधा साधा लड़का हूँ, अपने बड़ों की बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, ये अच्छी बात है। थोड़ी सी कमी मुझ में ये है कि मैं थोड़ा सा ज़िद्दी भी हूँ। मुझे बाज़ार का खाना पीना बहुत पसंद है, जो कि नहीं होना चाहिए। घर में जो शुद्ध चीज़ें बनती है वो आपको खाना चाहिए। साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर पर अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप अच्छा, इससे पहला प्रश्न क्या था आपका कि जब आप छोटे थे, तो जब मैं बहुत छोटा था तो कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था, मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई, मुझे बहुत डर लगा, तब से मैं अकेले कमरे में नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ से डर लगता था बचपन में, वो भी आप लिख सकते हैं। एक आपको लिखना है मैच का आंखों देखा हाल। दर्शकों की मैदान में भीड़ थी, क्या 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 हो रहा है मैच में, जो जो आपने देखा वो लिखते जाइए। बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा। गेंदबाज ने जैसे ही गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने जोर का हिट लगाया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और ये 4 रन। इसके साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए आए और अपने बल्लेबाज की पीठ थपथपाने लगे। ये आप ऐसे एक मैच का हाल लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है आपका, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, तुम वहाँ क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो मैं नानी के घर जाऊंगा, वहाँ खेतों और बागों में घूमूंगा, मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत सारी बातें करूंगा, बकरी गाय भैंस आदि जानवरों के साथ भी खेलूंगा, घोड़े की सवारी के अलावा गांव में मिलने वाली मिठाइयाँ और दूसरी खाने पीने की चीज़ों का भरपूर आनंद लूँगा। ये तीनों हमने लिख दिया। अब देखिए, तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से सबसे पहला जो है उसका वो संबंध है जो बीत चुका है। जब मैं छोटा था, मैं एक बार अंधेरे कमरे में था, है ना। दूसरी जो बात है, और तीसरे में तुमने बाद में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें आपने लिखा मैं कैसा हूँ, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, मुझे ये खाना पसंद है। था का इस्तेमाल नहीं किया आपने, है का किया है। मतलब ये आपका वर्तमान काल है। इसमें ये जो एक्टिविटी आपको कराई गई है काल के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये भूतकाल की बात है, ये वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, इसलिए आपने है की बात की। और ये भविष्य काल, जब मैं गांव में जाऊंगा, नानी के यहाँ पर मिठाई खाऊंगा, खेलूंगा, है ना, सवारी करूंगा। तो करूंगा यानी कि आपने भविष्य की बात की। और तीसरे में होने वाली, इस अनुच्छेद में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो, ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो जब भी भूतकाल की बात करते हैं, क्रिया जो है था का इस्तेमाल होता है, वर्तमान में है, और इसमें होऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, गा। ठीक, चलिए ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट है लास्ट में, बाकी जब इसकी वर्कशीट करेंगे उसमें और डिटेल में आपको बताया जाएगा।
अभी के लिए इतना ही, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है प्रश्नोत्तर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे।